अभिवादन। आज हम भारतीय सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प शख्सियत के सफर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना भाटिया। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि कैसे उन्होंने पहले साउथ, फिर बॉलीवुड और अब ओटीटी तक अपनी एक खास जगह बनाई है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी कहानी ना वाकई में खास है, क्योंकि ऐसी कम ही एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी, मतलब ये तीन बड़े और काफी अलग मिजाज वाले फिल्म उद्योगों में लगातार और इतनी सक्सेसफुली काम किया हो। सही बात है, ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए उनके इस सफर की परतों को जरा खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत उनके बिल्कुल अर्ली डेज से करते हैं। तमन्ना का जन्म मुंबई में हुआ 21 दिसंबर 1989, एक सिंधी परिवार में, और स्कूलिंग हुई मानिकची कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल से। कहते हैं एक्टिंग और डांस का शौक तो उन्हें बचपन से ही था, शायद वही उन्हें इस रास्ते पर ले आया। बिल्कुल, और ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में, मतलब बहुत ही यंग एज में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। 15 साल? हाँ। साल 2005 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई, चांद सा रोशन चेहरा। अच्छा। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन इसने इंडस्ट्री का ध्यान जरूर खींचा कि हाँ, एक नई यंग टैलेंट आई है। और उसी साल वो अभिजीत सावंत के उस हिट गाने लफ्जों में कह ना सकूं के वीडियो में भी थी। वो गाना तो बहुत चला था उस टाइम। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस वीडियो से उन्हें थोड़ी ज्यादा पहचान मिली फिर? हाँ, कुछ हद तक जरूर। उस गाने की पॉपुलैरिटी ने उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा तो बना दिया था, खासकर यंगस्टर्स के बीच। लेकिन ये उनके करियर का सिर्फ शुरुआती दौर था, आप कह सकते हैं एक लॉन्च पैड जैसा। अच्छा। असली उड़ान तो अभी बाकी थी, और वो दक्षिण भारत से शुरू हुई। सही कहा। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत तो की, पर उनकी किस्मत शायद साउथ में चमकने वाली थी। 2007 में उनकी 2 फिल्में आईं, तेलुगु में हैप्पी डेज और तमिल में कल्लोरी, और रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों ही जबरदस्त हिट रहीं। बिल्कुल, ये दोनों फिल्में उनके करियर के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हैप्पी डेज, जो शेखर कमुला की फिल्म थी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्तों की कहानी थी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। और युवाओं ने उसे हाथों हाथ लिया था। तमन्ना का जो मधु का किरदार था वो काफी पॉपुलर हुआ। अच्छा। और वैसे ही तमिल फिल्म कल्लोरी भी कॉलेज लाइफ पर ही बेस्ड थी, और वहां भी उनके काम को बहुत सराहा गया। मतलब इन फिल्मों ने उन्हें रातों रात साउथ इंडिया में एक जाना माना नाम बना दिया। इन फिल्मों की सक्सेस के बाद तो फिर ऑफर्स की लाइन लग गई होंगी उनके पास? हाँ, यकीनन। इन फिल्मों के बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा में कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया, और एक के बाद एक सफल फिल्में दी। और इसी वजह से तो मीडिया और फैंस ने उन्हें साउथ की क्वीन जैसा टाइटल भी दिया। तो ये दिखाता है कि उनका इम्पैक्ट कितना गहरा था वहां। अगर हम उनकी कुछ सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट साउथ इंडियन फिल्मों पर नजर डालें, तो कौन सी फिल्मों का जिक्र करना जरूरी होगा? लिस्ट तो जाहिर है लंबी होगी। बिल्कुल, लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ खास फिल्मों की बात करें तो तेलुगु में 100% लव थी 2011 में, सुकुमार के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी। हाँ, नागा चैतन्य जी साथ। बिल्कुल, उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई। फिर रामचरण के साथ रचा आई 2012 में, जो एक बड़ी कमर्शियल हिट थी। अच्छा। फिर ऊपरी 2016 में, ये फ्रेंच फिल्म दी टचेबल्स का रीमेक थी। थोड़ी अलग तरह की फिल्म थी, जिसमें नागार्जुन और कार्ति भी थे। हाँ, वो केयर टेकर बनी थी उसमें। हाँ, और उस रोल को काफी सराहना मिली। और हाल के सालों में वेंकटेश और वरुण तेज के साथ F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन। ओह हाँ, F2 और F3 जबरदस्त कॉमेडी हिट्स थी वो। बिल्कुल, 2019 में F2 और फिर F3 2022 में। और तमिल सिनेमा में वहां भी उनका सफर काफी शानदार रहा है, जैसा पता चलता है। हाँ, तमिल में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। सूर्या के साथ अयन थी 2009 में, वो एक बड़ी एक्शन हिट थी। कार्ति के साथ पहिया 2010 में, वो एक स्टाइलिश रोड रोमांटिक फिल्म थी। उसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे। हाँ, गाने तो वाकई बहुत अच्छे थे उसके। फिर कार्ति के साथ ही सिरुथाई 2011 में, ये रवि तेजा की तेलुगु फिल्म विक्रमार्कुडु की रीमेक थी। अच्छा, जो हिंदी में राउडी राठौर बनी। हाँ, बिल्कुल वही, वो भी सफल रही। और प्रभुदेवा के साथ देवी आई 2016 में, हॉरर कॉमेडी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। ओह। हाँ, उसे भी पसंद किया गया था। तो ये फिल्में दिखाती हैं कि उन्होंने अलग अलग तरह के जॉनर में काम किया और खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश किया। और फिर आती है बाहुबली सीरीज। बाहुबली द बिगिनिंग 2015 और बाहुबली द कंक्लूजन 2017। इसने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। बिल्कुल।
उन्हें पैन इंडिया ही नहीं बल्कि एक तरह से ग्लोबल पहचान मिली। अवंतिका का किरदार, वो विद्रोही योद्धा, काफी इम्पैक्टफुल था। निश्चित रूप से। बाहुबली तो खैर भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और इसने तमन्ना को एक बिल्कुल अलग ही लीग में पहुंचा दिया। सही। अवंतिका के किरदार में उनका लुक, उनके एक्शन सीन्स, खासकर पहले पार्ट में काफी प्रभावशाली थे। हालांकि दूसरे पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम कम था। हाँ, ये बात तो है। हाँ, लेकिन पहली फिल्म में उनके किरदार ने ऑडियंस पे गहरा असर छोड़ा। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में पहचान दिलाई। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उनकी स्टार वैल्यू कई गुना बढ़ गई इससे। साउथ में इतनी बड़ी सक्सेस और क्वीन का दर्जा पाने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में वापसी की। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। अक्सर कलाकार एक इंडस्ट्री में इतने सेटल होने के बाद दूसरी में जाने से कतराते हैं या फिर वो बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। सही रहा आपने। ये वाकई एक चुनौती भरा कदम होता है। साउथ में आप टॉप पर हैं और फिर हिंदी फिल्मों में दोबारा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, क्योंकि दोनों इंडस्ट्रीज की ऑडियंस अलग है, कहानियां कहने का तरीका अलग है, उम्मीदें अलग हैं। उन्होंने अजय देवगन के साथ हिम्मत वाला 2013 से एक तरह से बॉलीवुड में वापसी की, जो 80s की हिट फिल्म की रीमेक थी। हाँ, हिम्मत वाला वो तो चली नहीं थी शायद। नहीं, वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर अक्षय कुमार के साथ एंटरटेनमेंट 2014 आई, जो एक कॉमेडी थी। सैफ अली खान, रितेश देशमुख के साथ हम शक्ल्स 2014 थी, वो भी मल्टी स्टारर कॉमेडी। हाँ, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई थी। फिर तू तक तूतिया 2016 आई, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं में बनी थी। और हाल ही में बबली बाउंसर 2022 आई, वो सीधे OTT पर रिलीज हुई थी। हाँ, बबली बाउंसर। बिल्कुल। अगर हम बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को देखें तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हिंदी फिल्मों में उन्हें वैसी ब्लॉकबस्टर सक्सेस नहीं मिली जैसी साउथ में मिली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके काम को नोटिस नहीं किया गया। जैसे आपने कहा बबली बाउंसर, उसमें एक फीमेल बाउंसर का उनका किरदार और परफॉर्मेंस को काफी तारीफ मिली थी। ये दिखाता है कि उन्होंने अलग तरह के रोल चुनने की कोशिश भी की। तो क्या इस बात पर कुछ आइडिया मिलता है कि बॉलीवुड में उनकी सफलता का ग्राफ साउथ जैसा क्यों नहीं रहा? क्या ये स्क्रिप्ट के चुनाव का मामला था या फिर इंडस्ट्री की डायनामिक्स कुछ और है? देखिए, सीधे तौर पर कोई एक कारण बताना तो मुश्किल है, लेकिन एनालिसिस ये इशारा करते हैं कि कई फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है शुरुआती फिल्मों का चुनाव उतना सही ना रहा हो, शायद हिंदी ऑडियंस उन्हें साउथ की फिल्मों के ग्लैमरस किरदारों से अलग भूमिकाओं में देखने के लिए उतनी तैयार ना थी उस वक्त। साथ ही बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है ही। और वहां पहले से जो स्थापित एक्ट्रेसेस हैं, उनके बीच अपनी अलग पहचान बनाना हमेशा चैलेंजिंग होता है। तो ये दिखाता है कि एक इंडस्ट्री से दूसरी में स्विच करना सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। टाइमिंग, सही प्रोजेक्ट्स का चुनाव और शायद थोड़ी किस्मत, इन सब का रोल होता है। एक्टिंग के साथ साथ तमन्ना अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए भी बहुत जानी जाती हैं। उनके गानों में उनके डांस मूव्स अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। डांस उनके परफॉर्मेंस का एक अहम हिस्सा रहा है हमेशा से। चाहे वो रोमांटिक गाने हों या फिर कोई स्पेशल आइटम नंबर, उनकी एनर्जी, ग्रेस और एक्सप्रेशंस स्क्रीन पर बिल्कुल साफ नजर आते हैं। कई फिल्मों में तो उनकी डांस सीक्वेंस खास तौर पर पसंद किए गए हैं। ये उनके स्टार अपील को और बढ़ाता है। और उनका फैशन सेंस, वो भी काफी चर्चा में रहता है। मैंने देखा है, काफी स्टाइलिश मानी जाती हैं वो। बिल्कुल, तमन्ना को स्टाइल आइकन भी माना जाता है। रेड कार्पेट अपीयरेंस हो, जो प्रमोशनल इवेंट्स या उनकी सोशल मीडिया पोस्ट भी देख लें, उनके फैशन चॉइस पर अक्सर बात होती है। हाँ, वो अपने आप को काफी ग्रेसफुली कैरी करती हैं और उनका स्टाइल स्टेटमेंट काफी कॉन्फिडेंट माना जाता है। ये उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और ब्रांड वैल्यू का एक जरूरी हिस्सा बन गया है अब। उनके काम को पहचान और सम्मान भी मिला है। अवार्ड्स की बात करें तो हाँ, उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, खासकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स यानी SIMA में उन्हें कई बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया और उन्होंने जीता भी है। अच्छा। तेलुगु सिनेमा के जो प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड्स हैं, उनमें उन्हें 100% लव और बाहुबली द बिगिनिंग के लिए अवार्ड्स मिले। तो ये अवार्ड्स उनके एक्टिंग स्किल और पॉपुलैरिटी दोनों को दिखाते हैं। और सिर्फ फिल्मी अवार्ड्स ही नहीं, उन्हें कुछ और बड़े सम्मान भी मिले हैं, है ना? कुछ डॉक्टरेट वगैरह का भी जिक्र आता है। जी हाँ, 2017 में उन्हें कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित दयावती मोदी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओह वाह! ये एक बड़ा सम्मान है जो सिनेमा में उनके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। और उसी साल उन्हें CIAC यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन कमीशन नई दिल्ली द्वारा KSL यूनिवर्सिटी के सहयोग से आर्ट्स के फील्ड में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई।
तो ये सम्मान दिखाते हैं कि उनका प्रभाव सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आर्ट्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण हस्ती के तौर पे देखा जाता है। पर्सनल लाइफ की तरफ देखें तो तमन्ना काफी प्राइवेट पर्सन मानी जाती हैं। वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, ऐसा लगता है। हाँ, ये सच है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना ही पसंद करती हैं, और जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार उनका स्वभाव काफी बैलेंस्ड और शांत माना जाता है। अच्छा। सेट पर भी उन्हें काफी प्रोफेशनल, मेहनती और डिसिप्लिन माना जाता है। मतलब ईमानदारी और अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है, ये गुण अक्सर उनके साथ जुड़े जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि वो वेजिटेरियन है और फिटनेस को लेके काफी जागरूक है। जी, ये पहलू भी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में योग और डांस को अपने फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा बताती हैं। हाँ, योग और डांस और हेल्दी खाना उनकी लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा है। शायद यही वजह है कि वो स्क्रीन पर इतनी एनर्जेटिक और फिट नजर आती हैं। हो सकता है। ये उनका डिसिप्लिन और अपनी हेल्थ के प्रति उनकी कमिटमेंट को भी दिखाता है, जो उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड से काफी मेल खाता है। हाल के सालों में एक और बड़ा बदलाव आया है उनका, OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ रुख करना। ये काफी अहम कदम लगता है आज के दौर में। बिल्कुल, OTT का आना तो कई एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के लिए नए रास्ते खोल रहा है, और तमन्ना ने भी इस मौके को बखूबी भुनाया है। Amazon प्राइम वीडियो पर आई जी करदा 2023 वो एक रिलेशनशिप ड्रामा सीरीज थी, जिसमें उन्होंने शहरी युवाओं की उलझनों को दिखाने वाला किरदार निभाया था। हाँ। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आखिरी सच 2023 एक डार्क क्राइम थ्रिलर थी, जिसमें उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की गंभीर भूमिका निभाई। ये उनके फिल्मी किरदारों से काफी अलग था। आखिरी सच में उनके काम की काफी तारीफ भी हुई थी, है ना? एक नॉन ग्लैमरस इंटेंस रोल में थी वो। हाँ, उस सीरीज में उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने काफी सराहा था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ग्लैमरस या रोमांटिक रोल्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक एक्टर के तौर पर अपनी रेंज को एक्सप्लोर कर रही हैं। सही बात है। OTT ने उन्हें ऐसे किरदार निभाने का मौका दिया है जो शायद मेन स्ट्रीम फिल्मों में उतने ऑफर ना होते। इससे वो ऑडियंस के एक नए वर्ग तक भी पहुंची हैं, और ये साबित किया है कि वो लगातार खुद को रीइन्वेंट करने की क्षमता रखती हैं। एक्टिंग के अलावा क्या वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हैं? कुछ चैरिटी वगैरह? जानकारी के अनुसार हाँ, वो कुछ चैरिटी इवेंट्स और खासकर विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े अभियानों का समर्थन करती रही हैं। हालांकि वो इन कामों का ज्यादा प्रचार नहीं करती हैं, लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू है। और ब्रांड एंडोर्समेंट्स, वो कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा भी रही हैं। जी हाँ, ये उनकी पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी का एक और पैमाना है। वो कोका कोला के फैंटा, HUL के चंद्रिका आयुर्वेदिक सोप, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, सेलकॉन मोबाइल्स जैसे कई जाने माने नेशनल ब्रांड्स की एम्बेसडर रही हैं। इतने अलग अलग तरह के ब्रांड्स का उन्हें चुनना दिखाता है कि उनकी अपील काफी वाइड है और मार्केट में उनकी एक मजबूत पहचान है। तो अगर हम तमन्ना भाटिया के अब तक के सफर और उनकी शख्सियत की मुख्य बातों को समेटें, तो क्या खास चीजें उभर कर आती हैं? वो क्या है जो उन्हें इंडियन सिनेमा में एक अलग मुकाम देता है? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, उनकी पैन इंडियन अपील, जिसका बेस है उनका कई भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में सहज होना। हाँ, मल्टीलिंगुअल होना। बिल्कुल। इसमें उन्हें ज्योग्राफिकल बाउंड्री से परे जाकर काम करने में मदद की। दूसरी, उनकी जबरदस्त मेहनत और डिसिप्लिन, जो इतने लंबे और सफल करियर के लिए बहुत जरूरी हैं। सही। तीसरी, उनकी अडेप्टेबिलिटी, चाहे वो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज हों, अलग अलग जॉनरा हों, या फिर सिनेमा से OTT जैसे नए मीडियम हो, उन्होंने खुद को ढाला है। ये बहुत जरूरी है। चौथी, बाहुबली जैसी फिल्मों से जो इंटरनेशनल पहचान मिली, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। और पांचवी, ग्लैमरस इमेज के बावजूद उनकी एक सादगी और विनम्रता वाली इमेज भी है, जो उन्हें फैंस से कनेक्ट करती है। तो ये थी तमन्ना भाटिया की कहानी की एक विस्तृत झलक। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक थोड़ी अनिश्चित शुरुआत की, लेकिन फिर साउथ इंडिया में टॉप पर पहुंची, बाहुबली से दुनिया भर में नाम कमाया, बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश की और अब OTT पर नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। उनका सफर यकीनन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनकी रेलेवेंस आज भी बनी हुई है। बिल्कुल। और उनकी यात्रा ना एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या अलग अलग भाषाओं, कल्चर और ऑडियंस वाले इतने कॉम्पिटिटिव फिल्म इंडस्ट्रीज में लगातार बने रहना और सफल होना, ये सिर्फ टैलेंट, मेहनत या सही मौकों का नतीजा है? या फिर इसमें उस कलाकार की गहरी समझ, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की इच्छा शक्ति और शायद हर इंडस्ट्री के मिजाज को पकड़ने की कला का भी उतना ही बड़ा हाथ है?
ये सोचने वाली बात है। तमन्ना का करियर दिखाता है कि सफलता के लिए शायद इन सभी चीजों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जरूरी होता है। ये सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में उनका सफर और कौन से नए आयाम लेगा।